ये कहानी सिर्फ एक वॉर की नहीं है। ये पावर, रिवेंज और सर्वाइवल की कहानी है। मिडिल ईस्ट के अंधेरे में एक ऐसी आग जल रही थी जो दिख नहीं रही थी, लेकिन हर रोज बढ़ रही थी। इजराइल और ईरान, दो देश, दो सोच और एक दूसरे के खिलाफ गहरी नफरत। सालों तक ये लड़ाई खामोशी में चलती रही। कभी साइबर अटैक्स, कभी सीक्रेट मिशंस, कभी प्रॉक्सी वॉर्स। दुनिया को लगता था सब कंट्रोल में है, लेकिन असली सच ये था कि हर दिन एक नई चिंगारी पैदा हो रही थी। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का डर, आइडियोलॉजी का क्लैश और कंट्रोल की भूख, सब कुछ एक बड़े एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहा था। और फिर एक दिन वो खामोशी टूट गई। एक ऐसा मोमेंट जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन की शुरुआत थी, जिसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहना था। इजराइल और ईरान के बीच की राइवलरी कोई नई नहीं थी। ये एक लंबी कहानी थी डिस्ट्रस्ट और डोमिनेंस की। ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रहा था, जबकि इजराइल इसे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट थ्रेट मानता था। हर तरफ सस्पिशन था, हर मूव एक हिडन मैसेज था। सीरिया और लेबनान जैसे रीजन्स प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन चुके थे, जहां डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हर रोज हो रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज शैडो में काम कर रही थी, साइंटिस्ट्स टारगेट हो रहे थे, साइबर सिस्टम्स हैक हो रहे थे। ये एक ऐसी वॉर थी जिसमें गन्स कम और स्ट्रैटेजी ज्यादा यूज हो रही थी। लेकिन जितनी देर ये गेम चलता रहा, उतनी ही टेंशन बिल्ड होती गई। एक तरफ ईरान अपनी पावर दिखाना चाहता था, दूसरी तरफ इजराइल किसी भी कॉस्ट पर उसे रोकना चाहता था। और जब दो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अपनी लिमिट्स पुश करते हैं, तो एक वक्त आता है जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। 2026 वो साल जब सब कुछ बदल गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपनली इजराइल का सपोर्ट किया, और फिर वो हुआ जिसका डर सबको था। ईरान की की लोकेशंस पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स लॉन्च हुए। रात के अंधेरे में मिसाइल्स ने आसमान चीर दिया, और सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। ये एक वार्निंग नहीं थी, ये एक डिक्लेरेशन था। ईरान के लिए ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये उनकी सॉवरेंटी पर सीधा वार था। दुनिया शॉक में थी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अब हिडन नहीं रहा था, ये एक ओपन कन्फ्रंटेशन बन चुका था। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही सवाल था, क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? हर कंट्री अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रही थी। डिप्लोमेसी फास्ट फॉरवर्ड मोड में थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो रही थी। और सबको पता था, अब जो होगा वो और भी ज्यादा डेंजरस होगा। ईरान ने जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं की। मिसाइल्स लॉन्च हुए और पूरा रीजन एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो गया। स्काई में फायर ट्रेल्स दिखने लगे, सायरन्स बजने लगे, लोग बंकर्स में छुपने लगे। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा मूव मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल रूट, सडनली एक प्रेशर पॉइंट बन गया। ईरान ने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया कि अगर वॉर बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है। यह सिर्फ एक रीजनल थ्रेट नहीं था, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक नाइटमेयर था। ऑयल टैंकर्स रुक गए, नेवल फोर्सेस एक्टिव हो गईं, और हर कंट्री को समझ आ गया कि अब स्टेक्स कितने हाई हैं। ये वॉर सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं था, ये कंट्रोल के लिए था। एनर्जी पर कंट्रोल, मार्केट्स पर कंट्रोल और फ्यूचर पर कंट्रोल। जैसे ही ऑयल सप्लाई का रिस्क बढ़ा, ग्लोबल मार्केट्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ऑयल प्राइसेस ने सडन जंप लिया, स्टॉक मार्केट्स रेड जोन में चले गए और अनसर्टेनिटी हर तरफ फैल गई। ये एक डोमिनो इफेक्ट था। एक रीजन की टेंशन ने पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर दिया। एयरलाइंस रूट्स चेंज करने लगी, शिपिंग डिले होने लगी और इंटरनेशनल ट्रेड स्लो होने लगा। हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंपैक्ट अवॉइड करना इम्पॉसिबल था। ये क्लियर हो चुका था कि ये वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स का नहीं है, ये एक इकोनॉमिक वॉर है। और इस वॉर में सबसे ज्यादा सफर वही करता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होता। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हर डिसीजन का ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस था, और हर सेकंड सिचुएशन को और क्रिटिकल बना रहा था। इंडिया, एक ऐसा देश जो इस वॉर का हिस्सा नहीं था, फिर भी इसके सबसे बड़े विक्टिम्स में से एक बन गया। इंडिया अपने ऑयल का 80-90% इंपोर्ट करता है, और उसमें से बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़े, इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। फ्यूल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई और हर चीज का प्राइस इंक्रीज होने लगा। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये आम आदमी की लाइफ का इशू बन गया। गवर्नमेंट को टफ डिसीजंस लेने पड़े, सब्सिडीज, इंपोर्ट्स और पॉलिसीज सब प्रेशर में आ गए। एक ऐसा वॉर जिसमें इंडिया का कोई रोल नहीं, फिर भी इंपैक्ट सबसे ज्यादा फील हो रहा था। ये ग्लोबलाइजेशन का डार्क साइड था।
जहां एक रीजन का क्राइसिस डायरेक्टली दूसरे देश की स्टेबिलिटी को हिला देता है। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन और भी सीरियस थी। फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम करने लगी, बिजनेसेस कॉशियस हो गए और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा स्क्वीज होने लगी। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं, बल्कि हर डेली नीड का कॉस्ट इंक्रीज होना है। लोग अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने लगे, अननेसेसरी चीजें कट करने लगे। गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे लाखों इंडियंस भी टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उनकी जॉब्स और सेफ्टी दोनों रिस्क में आ सकती हैं। रेमिटेंसेस स्लो होने लगे और फैमिलीज इंडिया में वेट करने लगी एक सेफ कॉल का। ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं चल रहा था, ये हर घर के अंदर चल रहा था। हर इंसान अपने लेवल पर इसका इम्पैक्ट फील कर रहा था, साइलेंटली सफर कर रहा था। आज ये कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां से वापस जाना मुश्किल लगता है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का वॉर नहीं रहा, ये एक ग्लोबल टर्निंग पॉइंट बन चुका है। हर कंट्री इस आग के हीट को फील कर रही है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। पावर, रिवेंज और सर्वाइवल की ये कहानी अब दुनिया के फ्यूचर को शेप कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या कोई जीतेगा भी या नहीं। क्योंकि जब ऐसे वॉर्स होते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ लॉसेस होते हैं। और जब दुनिया इंटरकनेक्टेड हो तो हर एक लॉस सबका लॉस बन जाता है। अब बस एक ही सवाल बचा है, क्या ये आग यहीं रुकेगी या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी?